नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीएस सब्जेक्ट को और जीएस सब्जेक्ट में आप लोगों की डिमांड पर हमने मुगल वंश से शुरू करने की सोची है। शुरुआत हुई थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से, लेकिन उसको रोकना पड़ा और रोकने के बाद आज शुरुआत होगी हमारी मुगल वंश से। तो चलिए मुगल वंश की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक की जर्नी होगी हमारी। और आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, मुगल वंश या मुगल काल। ठीक, मुगल काल के बारे में जानकारी लेने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। क्या था इसके पहले का इतिहास क्या था, पहले इसके जो है राज कहाँ से बातें आई, क्यों मुगल वंश का उदय हुआ, कैसे कैसे इसका उदय हुआ, ये सारी बातें जानेंगे। ध्यान दीजिए, बात है 14वीं शताब्दी की। 14वीं शताब्दी में एक तैमूर लंग का शासक हुआ करता था। कब की बात है? 14वीं शताब्दी की। और 14वीं शताब्दी में शासक कौन हुआ करता था? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने मध्य एशिया पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया था। तैमूर लंग का कब्जा कहाँ हुआ करता था? मध्य एशिया पर, और पूरे के पूरे लगभग मध्य एशिया में इसका ही कब्जा हुआ करता था। एक महान शासक बना और महान शासक बनने के साथ साथ इसने अधिकतर भागों पर अपना कब्जा जो है कर लिया। ये एक महान शासक था जिसकी वजह से मध्य एशिया के अधिकतर भाग इसी के कब्जे में हुआ करते थे। मध्य एशिया में अन्य छोटे राजाओं को अगर जो उठना हुआ करता था तो ये दबा दिया करता था। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के पश्चात कई छोटे राजा जो राजा बनना चाहते थे उभर कर आए। उसी में से एक थे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो शासक बने फरगना के। जो शासक बने कहाँ के? फरगना के। फरगना के शासक ये बने और फरगना के शासक बने। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे कौन है उमर शेख मिर्जा और फरगना से इनका क्या संबंध है। ध्यान दीजिए, यही उमर शेख मिर्जा जो पिता हुए ये किसके हुए? बाबर के। बाबर के जो बचपन का नाम था, बाबर के बचपन का नाम हुआ करता था जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन मोहम्मद। ध्यान दीजिए, अब उमर शेख मिर्जा का पुत्र हुआ कौन? बाबर। इसका बचपन का नाम क्या हुआ करता था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। अब कहानी चलेगी बाबर के बारे में, यानी कि बाबर का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर के बचपन का नाम क्या हुआ करता था, तो उसके बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद हुआ करता था। बाबर की जो माता थी, इनका नाम क्या हुआ करता था? कुतलुक निगार बेग। ये मंगोल वंश की थी। किस वंश की थी? मंगोल वंश की। और बाबर के जो पिता थे यानी उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर वंश के थे। इनका वंश कौन सा था? तैमूर वंश के थे, यानी कि तैमूर वंशज। और ये कौन से वंश की थी? ये थी मंगोल वंशज। अब अगर जो यही हम क्वेश्चनों को पुटअप करना चाहें तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि बाबर का जो पिता था या बाबर स्वयं किस वंश का था? ठीक, तो बाबर के पिता तैमूर वंश के थे। बाबर की माता किस वंश की थी? मंगोल वंश की थी। बाबर किस वंश का था? तो बाबर के बारे में नहीं कह सकते कि ना वो तैमूर वंश का था ना मंगोल वंश का था। बाबर की धमनियों में तैमूर वंशज और मंगोल वंशज दोनों का रक्त बहता था, क्योंकि उसकी माँ कौन से वंश की थी? मंगोल वंश की थी, और उसका पिता तैमूर वंश का था। ध्यान दीजिए, अब आगे बात होती है कि बाबर के राजा बनने की। ध्यान दीजिए, बाबर का जो जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को। कहां हुआ? फरगना में। ठीक, कहां हुआ?
फरगना में। अगर जो आपसे पूछे कि फरगना वर्तमान समय में कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान। फरगना वर्तमान समय में कहाँ है, उज्बेकिस्तान। तो इसके आगे की अगर जो बात करी जाए कि बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ, फरगना में। फरगना वर्तमान समय में कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। अब ध्यान दीजिए, बाबर के जन्म के बाद, ठीक, बाबर के जन्म के 11वें वर्ष ही इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। कितने वर्षों के बाद, बाबर के जन्म के 11 वर्षों के बाद ही इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु कब हो जाती है, 1494 में। 1494 ईस्वी में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात अब शासक कौन बनेगा, अब शासक बनेगा बाबर। ठीक, ध्यान दीजिए, बाबर ने कितने वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली, तो बाबर ने 1494 में मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी संभाली। ध्यान दीजिए, बाबर ने जब 1494 में राजगद्दी संभाली तो इसकी उम्र बहुत कम थी। ठीक, और कहते हैं कि जब कम उम्र में ही बोझा आ जाए तो लोगों को दुनियादारी की सीख बहुत जल्दी आ जाती है। तो उसी प्रकार से जब बाबर ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में राजगद्दी संभाली तो इसको भी सारी चीजों का ज्ञान बहुत जल्द हो गया। अब इसके अंदर विचार आया कि हमको अपना राज्य बढ़ाना है, राज्य का विस्तार करना है। तो इसने सबसे पहला जब आक्रमण किया 1501 में, ठीक, कहाँ किया, समरकंद पे। बाबर का जो पहला आक्रमण हुआ, यानी घरेलू युद्धों में बाबर का पहला आक्रमण कहां पर होता है, समरकंद पर होता है। कब होता है, 1501 ईस्वी में। ठीक, 1501 ईस्वी में बाबर ने सबसे पहले कहां आक्रमण किया, समरकंद पर। 1501 के बाद इसका दूसरा आक्रमण कब हुआ, 1504 में कहां हुआ, काबुल पर। ठीक, सबसे पहला आक्रमण कहां हुआ, समरकंद पर। समरकंद पर आक्रमण कब हुआ, 1501 में। 1501 के बाद 1504 में इसने कहां पर आक्रमण किया, काबुल में। काबुल को जीतने के बाद इसकी इच्छाएं और राज्यों को जीतने की हुई, इसकी इच्छा राज्य विस्तार की बहुत तीव्र हो गई। और जब राज्य विस्तार की इच्छा तीव्र हुई तो इसने काबुल के साथ साथ क्या जीता, कांधार जीता। ठीक, काबुल के साथ साथ क्या जीता, कांधार जीता। कांधार के बाद इसने गजनी पर आक्रमण किया। कहां जीता, गजनी को जीता। तो ये इसके घरेलू युद्धों में जीते गए राजपाट हुआ करते थे। ध्यान दीजिए, अब बात आती है कि अगर जो इन चीजों को हम एक बार फिर से रिवीजन कर ले लें तो 1501 में इसने क्या जीता, समरकंद जीता। 1504 में क्या जीता उसने, काबुल जीता। फिर कांधार जीता। ठीक, कांधार के बाद क्या जीता उसने, गजनी जीता। लेकिन इसके पास रह कुछ नहीं गया। ठीक, इसके पास रह कुछ नहीं गया, ना इसके पास समरकंद रह गया, ना इसके पास काबुल रह गया, ना इसके पास कांधार रह गया, ना इसके पास गजनी रह गया। क्यों नहीं रह गया, ध्यान दीजिए, उसी समय, जिस समय ये आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, उसी समय उज्बेकों और उस्मानों का वर्चस्व बढ़ा। ठीक, कहां पर, उज्बेकिस्तान, जो आज हमारा उज्बेकिस्तान देश पड़ता है, उज्बेकिस्तान में क्या हुआ, उस्मानों और उज्बेकों का वर्चस्व बढ़ा। और उस्मानों और उज्बेकों के द्वारा, इनके द्वारा जीते गए राज्यों को बार बार हड़प लिया जाता था। जैसे जब इसने समरकंद जीता तो इसका फरगना छीन लिया गया। ठीक, समरकंद जीतने के बाद इसका फरगना छीन लिया गया, क्योंकि ये समरकंद चलाया, जब समरकंद चलाया तो इसके हाथों से क्या छीन गया, फरगना छीन गया। जब इसने समरकंद के बाद काबुल जीता तो इससे समरकंद छीन गया। ठीक, और काबुल के बाद जब कांधार जीता तो कांधार जीतने के पहले इसका काबुल छीन गया। इसी प्रकार से गजनी जीता, गजनी के बाद सारी चीजें एक दूसरे के बाद छिनती चली गई। इसके बाद इसके पास कुछ नहीं बचा। लास्ट में क्या हुआ कि 1507 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में फिर से ये काबुल की तरफ आया और
काबुल को जीत लिया। ठीक, कब? 1507 ईस्वी में काबुल इसके पास फिर से हो गया। अब 1507 ईस्वी में जब इसके पास काबुल हो गया तो उसी समय इसने एक उपाधि धारण किया। ठीक, उसका नाम क्या था? बादशाह, या उसी को हम क्या कहते हैं? बादशाह भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बादशाह की उपाधि धारण किया। बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले इसको एक पैतृक उपाधि मिली थी जिसका नाम क्या हुआ करता था? मिर्जा। ठीक, क्या नाम हुआ करता था? मिर्जा। मिर्जा इसके पिता के नाम में भी है, जैसे कि उमर शेख मिर्जा, आप जानते हैं इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा में क्या शामिल है? मिर्जा। मिर्जा इसकी पैतृक उपाधि थी, यानी कि पिता के नाम से मिली हुई उपाधि क्या थी? इसकी मिर्जा थी। लेकिन इसने सबसे पहले अपनी उपाधि कौन से धारण किया? सबसे पहले इसने उपाधि धारण किया किसकी? बादशाह या बादशाह की। ठीक, किसकी उपाधि मिली इससे? बादशाह, या उसी को हम क्या कहते हैं? बादशाह भी कहते हैं। अब मिर्जा की उपाधि मिलने के पश्चात, बादशाह की उपाधि मिलने के पश्चात, ठीक, यह कुछ समय तक स्थिर रहा। ठीक, क्या हुआ? कुछ समय तक ये स्थिर रहा और इसने किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। ठीक, वैसे अगर जो हम बात कर रहे हैं इसके बाबर नाम के पीछे की कहानी की थोड़ी, तो बाबर नाम की कहानी के पीछे का जो राज है वो ये है कि जो तुर्क भाषा होती है, तुर्क भाषा में बाबर, जो तुर्क भाषा में बाबर शब्द है उसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है बाघ। ठीक, तो बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ। यानी कि बाबर का हिंदी भाषा में अगर जो हम अर्थ जानना चाहें तो बाबर का हिंदी भाषा में अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। ठीक, तो 1507 के बाद आगे की जो कहानी हुई, 1507 के बाद ये भारत की तरफ रुख करता है। ठीक, कब? 1518-19 के आसपास। ठीक, 1518-19 के आसपास ये किस तरफ रुख करता है? भारत की तरफ रुख करता है। जब भारत की तरफ इसने रुख किया तो सबसे पहले क्या हुआ? इसने 1518-19 के आसपास इसने क्या जीता? ये बाजौर और भेरा। ठीक, ध्यान दीजिए, बाजौर एक स्थान था। ठीक, बाजौर एक स्थान था। बाजौर को जीतने के बाद, ठीक, बाजौर को जीतने के बाद इसके पास अब छिपने के लिए कोई किला होना चाहिए था। ठीक, तो ये भेरागढ़ का एक किला होता है। ठीक, बाजौर को जीतने के बाद इसने एक किले की तलाश की और किले के रूप में इसे क्या मिला? भेरागढ़। ठीक, तो 1518-19 के आसपास इसने क्या क्या जीत लिया? बाजौर जीता और भेरागढ़ का किला जीता। जब बाजौर और भेरागढ़ का किला इसने जीता तो उसके पश्चात क्या हुआ कि 1519 में ये फिर से आया कहां? भेरा और बाजौर, भेरागढ़ और बाजौर। ठीक, और 1519 में ये भेरागढ़ में ही रह गया। ठीक, कहां रह गया? भेरागढ़ में ही ये अपना स्थान बना लिया। ध्यान दीजिए, 1520 ईस्वी में, कब? 1520 ईस्वी में इसने खैबर दर्रे को पार किया। कौन से दर्रे को पार किया? खैबर दर्रे को पार किया। और कहां आया ये? पेशावर। जब ये पेशावर आया तो इस समय सिर्फ ये पेशावर तक आया। आने के बाद पेशावर से फिर से वापस चला जाता है। ये वहां पर अपना निवास नहीं बनाता है, ना ये वहां पर रहता है। ठीक, 4 वर्षों के पश्चात 1524 में, ठीक, किस वर्ष? 1524 में बाबर ने फिर से खैबर दर्रे को पार किया और पेशावर को जीत लिया। ठीक, पेशावर को जीत लिया। जब 1524 में इसने पेशावर को जीत लिया तो उसी समय इसे पता चला कि इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और दौलत खां, दौलत खां में आपसी मतभेद था। ठीक,
दौलत खां और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच आपसी मतभेद था। जो इब्राहिम लोदी था ये दिल्ली का शासक था, और जो दौलत खां था ये पंजाब में था। ठीक, कहाँ? पंजाब का शासक था। दौलत खां को ये बात पता चली कि पेशावर को जीतने वाला कौन आया? बाबर। ठीक, तो दौलत खां ने अपने पुत्र को भेजा किसके पास? बाबर के पास। ठीक, तो अपने पुत्र से इसने क्या कहा? इसने अपने पुत्र से कहा कि जाओ बाबर से कह दो कि भारत पर आक्रमण कर दे, और दिल्ली पर आक्रमण जब करे वो, ठीक, तो दिल्ली पर आक्रमण करने में मैं उसकी सहायता करूंगा। ठीक, किसने कहा? दौलत खां ने कहा कि जाओ बाबर से कह दो कि बाबर दिल्ली पर आक्रमण करे, और दिल्ली पर आक्रमण करने में मैं उसकी सहायता करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा। इधर राणा सांगा, ठीक, ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया। ठीक, अब बाबर की जो हिम्मत थी और बढ़ गई। ठीक, कि भारत तो वैसे भी इसमें जो है कि समानता नहीं है, लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, आपस में लड़ना चाहते हैं, फूट डालना बड़ा आसान है। तो उस समय बाबर ने इस बात का फायदा उठाया, और फायदा उठाते ही, क्योंकि न्योता मिला था किसकी तरफ से? राणा सांगा की तरफ से और दौलत खां, दोनों लोगों की तरफ से, और इब्राहिम लोदी को ही दोनों के दोनों हराना चाहते थे। तो अब इब्राहिम लोदी की तरफ बढ़ेगा कौन? बाबर। तो 1526, ठीक, किस वर्ष? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक, कब? 1526 में, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाकी जो बाबर के द्वारा किए गए युद्ध, यानी कि जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, इन सारे के सारे युद्धों में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।